चलिए तो शुरू करते हैं आज तो हम एजुकेशन फॉर अटेंशन का 5th चैप्टर जो 3 SRB के ऊपर है उसको पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम भी देखा था हमने। और इस चैप्टर के अंदर 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है शायद आपने नोट किया होगा, तो 2 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बात आती है कि भाई हम अगर 24 घंटों 3 SRB चलाते हैं तो हमारा कितना सांस जो है रोज़ाना कितना सांस बचती है। मतलब 1 मिनट में नॉर्मली 18-20 श्वास चलता हो, उस पर से हम सीधे 12 के ऊपर आ जाते हैं तो 1 मिनट के अंदर ही हम 7-8 श्वास तो बचा लेते हैं। तो पूरे 24 घंटे में करीब करीब 4500 श्वास जो है हमारा बच जाता है। और इतने श्वास चलाने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर 24 घंटे श्वास चलता है हमारा 3 SRB में तो ढेर सारी एनर्जी को हम बचा सकते हैं। ये हम इसका एक सबसे बड़ा एक फ़ायदा है। हालांकि कितनी एनर्जी बचती है वो तो कोई अगर साइंस के पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो तो साइंस बता सकता है कि भाई इतने एनर्जी हमारी बचती है। तो एक जो है वो श्वास से लेके है, और दूसरी बात हमने देखी थी इम्पल्सिस के लेके है। हम जानते हैं कि भाई 1 सेकंड के अंदर 120 इम्पल्सिस हमारे अंदर आते हैं। अब इम्पल्स का मतलब क्या है वो भी समझना चाहिए। इम्पल्स जो आते हैं वो भी प्राणी होता है। तो इम्पल्स का मतलब जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। इम्पल्स को क्या कहेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी हमारे अंदर आती है उसका जो एकदम छोटा से छोटा जो एक इकाई होती है वो जो है उसको इम्पल्स कहा जाता है। तो 1 सेकंड में इस तरह हमारी 5 इंद्रिय से जो आती है, और 1 मिनट के अंदर हम 7200 इम्पल्स या थॉट का है वो इतने आते हैं। अभी जब हम 3 SRB करते हैं तो कहते हैं कि भाई वो धीरे धीरे करके हमारे विचार कम हो जाते हैं, और हम जो अच्छी तरह करते हैं उन सबका भी अनुभव है कि जैसे हम विचार अच्छी तरह 3 SRB करते हैं तो विचार हमारा धीरे धीरे करके कम हो जाता है। तो कहते हैं कि 7200 थॉट से सीधे 1200 थॉट के ऊपर आ जाएंगे। मतलब सिर्फ 20% ही श्वास जो है वो आपका चलेगा। इतना 80% श्वास जो है वो आपका कम हो जाएगा। सॉरी, थॉट्स 80% जो थॉट है वो कम हो जाएगा। तो हमारी बहुत सारी एनर्जी थॉट्स के अंदर भी जाती है, इमोशंस के अंदर भी जाती है, और नेगेटिव इमोशंस में तो बहुत सारी जाती है। तो ये जो है वो अगर हमारा इतना हम थॉट को बचा लेते हैं तो यहाँ भी हम ढेर सारी एनर्जी जो है वो बचा सकते हैं। तो ये दोनों लेवल के ऊपर जब 24 घंटे 3 स्टेप चलता है तो दोनों लेवलों के ऊपर इसका फ़ायदा मिलता है हमें। एक दूसरी बात भी है कि हम साधना करते हैं और हर एक का साधना का अपना अपना एक कोई ध्येय होता है, पर कई लोगों को जीवन में खास कुछ करने का होता नहीं है तो वो सोचते हैं कि चलो अभी थोड़ी और साधना करें, गहराई से साधना करें। और ऐसा भी सोचते हैं कि चलो कहीं जरा एकांत में जाके शांति से साधना करें तो हमें गहराई प्राप्त होगी करके, और घर बार छोड़कर निकल जाते हैं और कहीं रहकर साधना करते हैं। पर आध्यात्मिक प्रगति इससे हो जाएगी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हाँ, हो सकता है कि जब तक हम एकांत में रहते हैं और कोई झंझट नहीं है तो अच्छा लगता है, और ऐसा भी लगता है जैसे हमारी प्रगति भी हो रही है। लेकिन फिर से जब हम संसार में आते हैं तो फिर से हमारे अंदर वही सारी चीज़ें चालू हो जाती है। इसका मतलब ही यही है कि हमारे अंदर
जो प्रगति, असल में प्रगति होनी चाहिए, वो नहीं हुई है। तो अगर कहीं जाते हैं और हमें ध्यान में संवेदना मिलती है, ध्यान में और कुछ अनुभव होते हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं। पर ये कोई आध्यात्मिक प्रगति का मापदंड नहीं है, उसका लक्षण ये नहीं है। तो अगर इस अनुभूतियों के बावजूद भी हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, हमारे अंदर एजिटेशन रहता है, रेस्टलेसनेस रहती है, तो फिर ऐसी अनुभूति का फ़ायदा क्या है? किसी को चक्र दिखता है, किसी को ध्यान के अंदर कलर दिखते हैं, किसी को माता जी का चित्र दिखता है, देव देवियों का चित्र दिखता है, तो लोग उसको लेकर बहुत खुश होते हैं। पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम जीवन के अंदर कितनी स्थिरता से सुखपूर्वक हम जी सकते हैं, और समता से किस तरह हम ये कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये मत सोचना कि कहीं चले जाएंगे और साधना करेंगे तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे, ये सही नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति की एक ही निशानी है, वो है जीव की पक्वता, कि जीव अब कितना पक्व हुआ है। तो जब जीव पक्व होता है तो उसके अंदर एक समझ आती है, वो समझदार होता है, वो जो प्रकृति के नियम है उसके मुताबिक वो जीना पसंद करता है, वो दूसरों की मदद के लिए तैयार होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो जीव की पक्वता की निशानी है, एक मैच्योरिटी की निशानी है। तो ये खास ध्यान में रखना है कि हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस तरह है, वहीं रह के ही साधना करना है, वहीं से ही हमें मार्ग निकालना है। कहीं कोई भागा भागी से कोई मतलब बनने वाला नहीं है, कोई और अच्छी प्रगति हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये एक पॉइंट खास मेरे दिमाग में आया था, तो मैंने सोचा कि शेयर करेंगे। चलिए अभी पढ़ते हैं एजुकेशन फॉर अटेंशन, पेज नंबर 43, जो 4th पॉइंट है उसको पढ़ते हैं। रोल ऑफ 3SRB इन मूविंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एप्रिसिएशन टू ऑर्गेनिक अंडरस्टैंडिंग। तो 3SRB का रोल क्या है? एक तो होती है हमारे अंदर इंटेलेक्चुअल एप्रिसिएशन, मतलब कि बौद्धिक एक समझ होती है, बौद्धिक प्रकार की हमारे अंदर एक डेवलपमेंट कई लोगों का होता है, एक अंडरस्टैंडिंग समझ होती है। पर दूसरी समझ जो है वो बीइंग की समझ। तो बौद्धिक समझ तो ठीक है, हमारे अंदर जो बीइंग की समझ आती है, हमारा जो जीव है, बीइंग है, उसकी वो अगर समझदार बनता है, जैसे अभी बात हुई थी इस तरह, तो उसमें 3SRB का क्या रोल है? 3SRB करने से किस तरह हम ये इस प्रकार की हमारे अंदर समझ आएगी, ये यहाँ बात बताना चाहते हैं। पतंजलि डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन 2 kinds of moral values, social and natural. Unfortunately, 95% of our values are arbitrary and implanted from without instead of discovered from within. अब महर्षि पतंजलि 2 प्रकार के जो मॉरल वैल्यूज़ है, नैतिक जो मूल्य है हमारे, वो उसकी बात करते हैं। उसके बारे में वो कहते हैं कि भाई 2 प्रकार के नैतिक मूल्य है, एक सोशल है, एक नेचुरल है, मतलब सामाजिक है, और एक प्राकृतिक है। पर हमारे अंदर जो ज़्यादातर ये होते हैं, हमारे अंदर ज़्यादातर जो ये नैतिक मूल्य होते हैं, उसमें से 95% जो है वो तो हमने खुद ने ही बना लिए होते हैं, आर्बिट्ररी होते हैं, जैसे हमने ही बनाया है ऐसा, या सोसाइटी ने बनाया है, हमारे जो लोग हैं उन लोगों ने बनाया है, और वो बाहर से आया हुआ है। पर सही मायने में जो नैतिक मूल्य होते हैं वो विदिन, फ्रॉम विदिन, अंदर से आने चाहिए, इस तरह के। तो अंदर से जब वो चीज़ वैल्यू होती है तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। जैसे तावड़िया जी एक योग सूत्र
के बारे में बता रहे थे, 3SRB के बारे में योग सूत्र में, कि भाई इफ़ यू सफिशिएंटली वैल्यू, ऐसा एक योग सूत्र है। इसमें कहते हैं कि भाई 3SRB आप कब कर पाओगे, तो कहते हैं कि सफिशिएंटली वैल्यू करोगे तब, इफ़ यू सफिशिएंटली वैल्यू इट। तो जब हम सफिशिएंटली वैल्यू 3SRB को करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी हमारी अंदर से आया, विद इन, फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम विदाउट, बाहर से आया हुआ नहीं है। तो जब इस तरह का अंदर से ये वैल्यूज़ हमारे अंदर डेवलप होते हैं, तो फिर वो हम अच्छी तरह कर पाते हैं। 3SRB के बारे में भी कई बार हम बाहर से सुनते हैं और कई लोग चालू कर देते, लगता है कि हाँ अच्छा है करो, पर फिर भी वो अंदर से नहीं आया है, इसीलिए इसके ऊपर वो ज़्यादा टिक नहीं सकता, ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। जिस दिन ये जो ध्येय है, ये जो वैल्यूज़ जो अंदर से डेवलप होती है, उस दिन फिर काम करना आसान हो जाता है। और यही जगह पर हम सबका एक लैकिंग है। अभी भी हम लोग 3SRB को इतना महत्व नहीं देते, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है इतनी। जिस दिन इसकी इतनी वैल्यू हो जाएगी, तो फिर हम इसको दिल से इसको हम ये करना चालू कर देंगे। तो ये बाहर से आए हुए जो वैल्यूज़ है, उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ इन्फ्लुएंस, पेरेंट्स, टीचर्स, प्रीस्ट, लीडर्स एंड द अनस्टेटेड मोड्स ऑफ सोसाइटी। अब ये जो इस तरह के जो वैल्यूज़ आते हैं, उसमें बहुत सारी इन्फ्लुएंसेस होती है, अलग अलग जगह से हमारे ऊपर ये वैल्यूज़ बाहर से आते हैं। और पहला इसमें होता है, सबसे पहला तो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है, तब से इवन जन्म से ही माँ बाप के साथ होता है, तो माँ बाप के अंदर जो जो वैल्यूज़ होंगे, वही बच्चे के अंदर वो वैल्यूज़ उतरेंगे। अब ज़्यादातर क्या होता है कि माँ बाप के अंदर हम देखते हैं कि आजकल तो भाई सबसे पहली जो एक मूल्य या वैल्यू बन गई है किस चीज़ की, पैसे की। हर चीज़, हर लोग, सबको पैसा चाहिए, हर व्यक्ति को पैसा चाहिए। और वो कोई बुरी बात नहीं है, पैसा चाहिए वो, पर इसको हमने इतनी वैल्यू दे दी है, वो हमारा एक वैल्यू हो गया है इसके प्रति। तो इतना इसको हम वैल्यू देते हैं। अब जो छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, वो भी यही देखता है कि देखो माँ बाप पैसे को कितना महत्व देते हैं, तो वो भी महत्व देने लगता है। फिर वो देखता है कि माँ बाप किस तरह पैसे को कमाते हैं, बचाते हैं। और ये भी देखते हैं कि कई बार गलत धंधे से पैसा कमाया जाता है। तो बच्चा सब कुछ चीज़ देखता है और उसके अंदर इस तरह वैल्यूज़ नक्की होते हैं, इस तरह वैल्यूज़ उसके अंदर बनने लगते हैं। तो बच्चा भी फिर वही रास्ते पर, वही तरह ये वैल्यूज़ को डेवलप करता जाना है। तो पेरेंट्स को का बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चे के अंदर किस तरह के वैल्यूज़ डेवलप करने हैं, वो बचपन से ही बहुत ध्यान रखना है। अगर गलत प्रकार के वैल्यूज़ उसके अंदर चले जाएंगे, तो फिर बच्चा बड़ा होकर फिर इसी वैल्यूज़ को ज़्यादा महत्व देगा। तो पहली बात पेरेंट्स की होती है। फिर टीचर्स, दूसरा रोल आता है टीचर्स। बच्चा भी स्कूल में जाता है, तो टीचर्स के जो वैल्यूज़ होते हैं, वो वैल्यूज़ भी उसके ऊपर थोप दिए जाते हैं। और टीचर्स के अंदर जो अच्छी बुरी चीज़ें होती है, वो जाने अनजाने बच्चों के अंदर चली आती है। अब मानो कि देखते हैं कि टीचर ही झूठ बोलता है, तो बच्चे के अंदर ये एक प्रकार की वैल्यू आ जाएगी कि हाँ, झूठ बोलना तो कोई बुरी बात नहीं है। या टीचर के कोई और गलत चीज़ें बच्चा देखता है, तो उसको लगता है कि भाई ये तो नॉर्मल चीज़ है, उसके अंदर इस तरह का वैल्यूज़ डेवलप होते हैं। तो टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कई टीचर्स जो होते हैं वो ज़रा क्रूर होते हैं, बच्चों को मारते पीटते हैं, तो बच्चों के अंदर कुछ नेगेटिव भावना जन्मती है। और इस प्रकार के भी कुछ उसके अंदर जो वैल्यूज़ डेवलप होते हैं, वो भी गलत हो जाते हैं। तो ये भी एक टीचर्स का रोल महत्व का है। फिर प्रीस्ट माने धर्मगुरु, और हमारे यहाँ धर्मगुरु का तो रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हर घर के अंदर जो घर में बच्चा जन्म लेता है, वो घर में जो
माँ बाप होते हैं उसका अपना एक धर्म होता है, वो धर्म को वो फॉलो करता है। तो बच्चा जो है वो धर्म को देखता है और वही धर्म को वो भी फॉलो करने लगता है। अब जब धर्म को फॉलो करते हैं तो फिर प्रीस्ट का रोल तो कहीं ना कहीं आएगा। हम मंदिर जाते हैं तो प्रीस्ट को मिलते हैं, फिर कोई हमारा धर्मगुरु है उसका प्रवचन सुनने जाते हैं तो उसकी इन्फ्लुएंस आती है। फिर हमारे जो धार्मिक परंपराएं हैं, ये परंपराओं की असर हमारे ऊपर आती है। और इस तरह एक प्रीस्ट का भी बहुत बड़ा रोल हमारे मूल्य वैल्यूज़ को डेवलप करने में होते हैं। वो नकारात्मक भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और इसी तरह लीडर्स, तो लीडर्स का तो ज़्यादातर बहुत कम लीडर्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर कोई पॉजिटिविटी इतनी होती है और उसके वैल्यूज़ को फॉलो किया जाता है। हाँ, कुछ साल पहले जब अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारे सब स्वतंत्र सेनानी थे तो उन लोगों के अंदर कुछ वैल्यूज़ थी और उनको समाज फॉलो करता था। वो बात एक अलग है। आज के ज़माने में लीडर्स को कोई फॉलो नहीं करता है तो उसकी आज तो कोई उसकी हम वैल्यू को कोई कंसिडर खास नहीं कर सकते हैं। और अनस्टेटेड मोड ऑफ सोसाइटी, अब सोसाइटी की भी अपनी अपनी परंपराएं होती है। हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, जीते हैं तो अनेक प्रकार के त्योहार आते हैं, उत्सव आते हैं, उस सबको हम एंजॉय करते हैं, निभाते हैं। तो वो चीज़ जो होती है वो भी एक फिर वैल्यूज़ के रूप में हमारे अंदर आ जाती हैं। These values are neither natural means universal or phylogenetic nor human, that is encouraging peaceful and cooperative living। अब ये जो वैल्यूज़ जो है जो बाहर से आए हैं वो एक तो नेचुरल तो है ही नहीं क्योंकि वो बाहर से आए हैं। और नेचुरल का मतलब यहाँ यूनिवर्सल कहते हैं कि जो वैश्विक स्तर से जो है इस प्रकार के, या फाइलोजेनेटिक मतलब बायोलॉजिकल कोई चीज़ से आए हुए होते हैं इस तरह के, तो ऐसे भी नहीं है। और जो ह्यूमन से आए हुए वैल्यूज़ है वो कोई इस तरह की हमें पीसफुल लिविंग या कोऑपरेटिव लिविंग को एनकरेज कर सके, इस तरह का ये वैल्यूज़ होते नहीं हैं। जैसे ये एक एग्जांपल, इन इंडिया आफ्टर मैरिज द वुमन गोज टू स्टे विथ हर इन लॉज, वाइल इन नेक्स्ट डोर बर्मा इट इज़ द मैन हु गोज टू हिज इन लॉज। अब देखो हर देश की भी एक अपनी अपनी परंपरा होती है। सामान्यतः हमारे यहाँ जो शादी होती है तो जो स्त्री होती है, औरत होती है, वो अपने सास ससुर के घर जाती है, अपने हस्बैंड के यहाँ जाती है। तो बर्मा है वो हमारे नज़दीक में ही है, फिर भी वहाँ उल्टा है। वहाँ जो शादी होती है तो पुरुष जो है वो उसके सास ससुर के साथ जाके मतलब उसकी वाइफ के घर जाके रहने लगता है। तो इस तरह जो है वैल्यूज़ इसी तरह भी चेंज होते जाते हैं। In one community, a certain animal is allowed for human consumption. In another community, it is prohibited. The arbitrary, contradictory, and irrelevant behavior codes reflected in organized religion and philosophies and in the current mind control approaches indicate man's self-centered motives and are the major sources of inner and outer conflicts। तो इसी तरह जैसे कि भाई कई धर्मों के अंदर पशु का मांस खाना जो है वो वर्ज्य है, कई धर्मों के अंदर अलाउ है। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो पशु का मांस खाया जाता है, वो अलाउड है। पर कई धर्मों के अंदर वो वर्ज्य है। तो ये भी एक नॉर्म्स या जिसको कहें हम वैल्यूज, इस तरह भी वैल्यूज बनते हैं। पर जो
ज़्यादातर जो हमारे अंदर जो बिहेवियर जो कोड्स बनते हैं, मतलब कि जो हमारे वर्तणुक के जो नियम वगैरह बनते हैं, वो कैसे होते हैं कि वो आर्बिट्ररी होते हैं, वो खुद बनाए हुए होते हैं और उसमें भी कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो जैसे ये अभी देखा कि भाई एक ग्रुप कहता है कि भाई मांसाहार कर सकते हैं, दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं कर सकते, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। वैल्यूज़ है दोनों के अंदर, पर दोनों के वैल्यूज़ अलग अलग है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। और कई बार इस तरह के जो हमारे ऑर्गेनाइज रिलीजियंस होते हैं, उसके अंदर इस तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी और आर्बिट्ररी प्रकार के जो है ये मूल्य है वो डेवलप होते हैं। और जो अभी अभी जो माइंड कंट्रोल का एक अप्रोच है, माइंड कंट्रोल मतलब कि मन का नियंत्रण के बारे में एक अभिगम चल रहा है, उसके अंदर तो ज़्यादातर अहम की जो होती है, अहम के प्रति एक केंद्रित, अहम केंद्रित जिसको कहते हैं, इस प्रकार का हेतु होते हैं और वही हमारे अंदर और बाहर के जो संघर्ष का कारण है। तो हमारा अंदर जो संघर्ष चल रहा है उसका एक कारण अहमजन्य प्रवृत्ति है, या अहमजन्य प्रवृत्ति के जो हमारे मोटिव हेतु है वो एक इसका सबसे बड़ा कारण बन जाता है। और जो ऑर्गेनाइज धर्म है, रिलीजियन है, उसके अंदर की भी चीज़ें जो है वो हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकते हैं। They have polluted the fabric of society for thousands of years and remain unaffected by the technical progress. तो ये जो इस प्रकार के जो वैल्यूज डेवलप हुए हैं वो सोसाइटी के अंदर, वो अभी तो एकदम पोल्यूटेड हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं, और ये हजारों साल से इस तरह ये सब चला आ रहा है और भ्रष्ट होता जाता है धीरे धीरे। और इतना सारा आज के ज़माने में तो इतना सारा टेक्निकल प्रोग्रेस भी हुआ है, इतनी सारी विज्ञान ने ये किया है, रिसर्च किया है, बहुत सारी चीज़ें नई नई आई हैं, फिर भी इसका भी कोई प्रभाव वो नैतिक मूल्यों के ऊपर नहीं पड़ता है। मतलब कि जो एक ज़माना से हम नैतिक मूल्यों को पकड़ के आए हैं, जिसको हम सच मानते हैं और इस तरह जी रहे हैं, उसको आज साइंस का प्रोग्रेस भी उसको नज़र नहीं आता है, या वो भी कंसिडर नहीं किया जाता है। हम जो मानते हैं वही सही है। तो ये एक डेवलपमेंट में सबसे बड़ी एक रुकावट है कि जो पुराने जो हमारे जो मूल्य थे उसके आज के ज़माने के मुताबिक उससे हमें ऊपर उठना चाहिए या उसके अंदर बदलाव करना चाहिए। जो अच्छे मूल्य है वो तो है, उसके अंदर तो बदलाव नहीं ला सकते, पर जो गलत चीज़ थी, जो आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, जैसे कि पहले ऐसे कुप्रथाएं कितनी थी, सती प्रथा थी, तो कितनी गलत प्रथा थी। इस तरह बाल विवाह होता था, बच्चों को छोटे छोटे बच्चों की शादी की जाती थी। तो ये सब नैतिक चीज़ें एक वैल्यूज़ के रूप में ये सारी चीज़ें थी। अब अच्छा है कि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके निकल गई हैं। तो इस तरह बदलाव आना ज़रूरी है। खाली नैतिक मूल्य को पकड़ के कि भाई हमारे पुराने मूल्य है तो सब अच्छे ही होंगे, इस तरह समझ के हम आगे नहीं चल सकते। The continuous impact of these dictates have corroded his health, sanity, autonomy and cooperative spirit. तो व्यक्ति के अंदर जो उसके अंदर जो ये उसको जो डिक्टेट किया जाता है, उसको आदेश या आज्ञा दिए जाते हैं, वो जो है वो उसकी हेल्थ है, मतलब उसकी तबीयत है, उसके अंदर जो शांतपन है, ये सारी चीज़ों को वो धो डालता है या उसको गिर डालता है। इस तरह का जो इम्पैक्ट है वो ये चीज़ों को हमारे अंदर से निकाल देता है। और उसके अंदर जो एक स्वातंत्र्य है, एक ऑटोनॉमी है और कोऑपरेटिव स्पिरिट है, इन सारी चीज़ों को व्यक्ति के अंदर से इस प्रकार के जो नैतिक मूल्य के आदेश है वो निकाल के फेंक देते हैं। अकॉर्डिंग टू पतंजलि,
the four centers of intellectual, that is sattva, emotions, rajas, sexuality, tamas, and movements, karya, within the registration area of the thinking instrument, which is our brain 1 to 2 millimeters in depth, have become so loaded, contaminated by millions of arbitrary dictates that they cannot but lead to blind reactions. अब ये जो हमारे 4 सेंटर्स है IESM केंद्र, जिसको हम सत्व रजस तमस भी कहते हैं, वो जो है जो हमारे ब्रेन के अंदर है, रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर या जो फोरहेड है उसके अंदर है, 1 से 2 मिलीमीटर अंदर के भाग के अंदर है। वो जो है वो इस प्रकार के जो हमारे जो आप खुद बनाए हुए जो आदेश है, या जिस तरह जो हमारे ये आप खुद बनाए हुए जो नैतिक मूल्य है, उससे वो भरे हुए हैं, एकदम लोडेड है, और वो कंटेमिनेट भी हो गए, वो प्रदूषित भी हो गए हैं। और इसके कारण क्या होता है कि ये चारों IESM केंद्र जो है वो हमेशा एक रिएक्शन के स्टेट के अंदर ही होते हैं, वो ब्लाइंड रिएक्शन करते हैं। तो हमारा बिहेवियर कैसा होता है कि कोई जैसे ही हमें कुछ कहता है तो चारों में से 1-2 केंद्र जो है वो तुरंत ही रिएक्ट करेंगे, वो चाहे चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, पर ये एक रिएक्शंस का एक पैटर्न हमारे अंदर बन जाता है। और चारों केंद्र जब भी कुछ हम सुनते हैं, कहते हैं, जब भी चारों केंद्र काम करते हैं तो उसका एक प्रकार का ये हो जाता है कि ये ब्लाइंड रिएक्शन देना चालू कर देते हैं। क्योंकि ये सबका कारण यही है कि ये जो नैतिक मूल्यों से हमने ये चारों केंद्रों को भी भर दिया है, और इसी के कारण ये रिएक्शन के मोड के अंदर रहते हैं। दिस रजिस्ट्रेशन एरिया इज व्हाट वी कॉल द कॉन्शियस माइंड ऑफ मैन, यूजुअली इन ए स्टेट ऑफ perpetual agitation and continuously shuttling between the past and future। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन एरिया जो है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, व्यक्ति का कॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, तो ये कॉन्शियस माइंड है हमारा। और रजिस्ट्रेशन एरिया यही है, वो एक इसकी जो स्थिति है वो अंदर से एक एजिटेशन की स्थिति एक अंदर बनी रहती है, एक अंदर उत्तेजना की स्थिति उसके अंदर हमेशा रहती है, और उसके कारण जो है वो हमारा जो विचार जो है वो पास्ट और फ्यूचर में हमेशा भटकते रहे। वन हैज़ ओनली टू वॉच द चैटर ऑफ वंस माइंड डे इन एंड डे आउट टू सी दिस एज ए फैक्ट। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें कोई और कुछ करना नहीं है, कुछ रिएक्शन के ऊपर कुछ और रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर रिएक्शन आते तो उसके ऊपर भी रिएक्शन, अरे मैंने ऐसा क्यों कह दिया, ये तो गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो रिएक्शन तो आ गए, उसके ऊपर हमारे अंदर से ही रिएक्शन फिर से आते हैं। तो इस तरह की जो हमें प्रवृत्ति में नहीं जाना है, हमें सिर्फ उसको वॉच करना है, उसका हमें निरीक्षण करते रहना है। अंदर जो चैटर चल रहा है, बकबक चल रहा है, अंदर ही डायलॉगबाजी चलती रहती है। जैसे कि 2 व्यक्ति अंदर बैठी है और एक व्यक्ति कुछ कहती है, दूसरी व्यक्ति कुछ कहती है, तो आमने सामने जैसे 2 व्यक्ति बातें करते हैं, इसी तरह अंदर अंदर ही हमारी बातें चलती रहती है। और ये आप देखना कि जब हमारा कोई इंसल्ट करता है या किसी के साथ कुछ अच्छा बुरा हो जाता है, तो ये चीज़ एकदम स्ट्रांग हो जाती है, और जैसे वो व्यक्ति को हम फिर से हमारे अंदर जन्म देते हैं और उसके साथ में हम झगड़ा करते हैं, अंदर भी झगड़ा करते हैं। पहले तो बाहर कर लिया, अब वो तो बात ख़त्म हो गई, अब फिर से उसको अंदर माइंड के पर्दे के ऊपर बुलाते हैं और उसके साथ झगड़ा करते हैं और कुछ बोलते रहते हैं अंदर ही अंदर। तो ये जो टॉक है अंदर, जो चैतरिंग है, उसका हमें खास निरीक्षण करना है, उसके प्रति और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको दबाना नहीं है खास करके। तो वो और अगर दब जाएगा तो फिर दोबारा वो और ज़ोर से ऊपर आएगा। तो माइंड को खाली किस तरह रखना है वो हमें सीखना है। माइंड के ऊपर हम दबाव डालेंगे तो वे फिर वो और ज़ोर से आएंगे। These agitations are reflected in conflict over non-issue, whether
इन द फैमिली, कम्युनिटी और नेशन। तो ये जो अंदर जो एजिटेशन चलते हैं वो कोई हमारे ऐसे कोई नॉन इश्यूज होते हैं जिसका कोई खास ये नहीं होता है, कोई ऐसे अप्रकट मुद्दे होते हैं, उसके ऊपर भी हमारा इस तरह का एक ये एजिटेशन के कारण एक अंदर कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। और वो चाहे वो चीज़ फैमिली के लिए हो या फिर कम्युनिटी के लिए या नेशन के लिए, मतलब कि ये कोई फैमिली का प्रश्न है या कम्युनिटी का प्रश्न है या देश का प्रश्न है, वो कोई भी प्रश्न हो तो उसके कारण हमारे अंदर जो एक एजिटेशन बना रहता है वो फिर से वो एक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। अनफॉर्चुनेटली टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट मैन क्रिएट्स more philosophies, more institutional religions and more behavioral prescription। अब ये चीज़ों को दूर करने के लिए वो व्यक्ति प्रयत्न करता है, पर दूर करने के जो मार्ग लेता है वो गलत होते हैं। तो वो क्या करता है कि नई नई फिलोसॉफी का जन्म देता है कि भाई कुछ और फिलोसॉफी के कारण हम ये जो प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट अंदर चल रहा है उसको हम शांत कर सके, या जो ऑर्गेनाइज रिलीजियन होते हैं या इंस्टीट्यूशनलाइज जो रिलीजियन होते हैं, इस तरह के उसकी स्थापना होती जाती है। या फिर हमारे अंदर जो है वो बिहेवियरल प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि बर्ताव की अलग अलग पद्धति जो है वो हम ढूंढ लेते हैं। खास करके मेडिकल साइंस हमें इस तरह की चीज़ें बताता है और हम ऐसी चीज़ों के अंदर जुड़े रहते हैं। मैंस नेचुरल ब्रेन इज सेचुरेटेड विद दिस आउटर डिक्टेट्स, स्टाइल, एटीट्यूड, विजन एंड प्रिस्क्रिप्शन। तो हमारा जो नेचुरल ब्रेन है, अब ये सारा ये इन चीज़ों से ही भरा हुआ होता है, इन चीज़ों से वो सेचुरेट हो जाता है। तो जैसे कि ये जो हमें डिक्टेट दिए जाते हैं या आदेश आज्ञा दी जाती है, या फिर जो हमारी स्टाइल शैली होती है वो, या हमारा एटीट्यूड या हमारा दृष्टिकोण और हमारी जो बर्ताव की जो हमारी एक पद्धति है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें इस तरह का हमारा ब्रेन को सेचुरेट कर देती हैं। All of these have failed to make him sane and cooperative। अब ये चीज़ जो है वो व्यक्ति को कोऑपरेटिव बनने नहीं देता है, शाना बनने नहीं देता है, उसके अंदर शानपन नहीं आता है, कोऑपरेशन नहीं आता है, बट रादर सक्सीडेड इन मेकिंग हिम ए कन्फर्मिंग रोबोट। तो उसको किस तरह बना देता है ये सारी चीज़ें व्यक्ति को, जैसे कि एक रोबोट होता है तो रोबोट को की तरह व्यक्ति को बना देता है। एनी मॉर्निंग न्यूज़पेपर क्लियरली रिवील्स दिस फैक्ट। तो रोज़ सुबह जो अखबार आता है उसमें भी हम देखेंगे तो यही सारी चीज़ों हम देखेंगे कि पूरे देश में दुनिया में क्या क्या चल रहा है। तो इसी तरह का ये नैतिक मूल्यों का पतन हम देखते हैं, गड़बड़ी देखते हैं, बहुत सारी गलत चीज़ों को हम देखते हैं। बहुत अच्छे समाचार कभी कभार देखने को मिलता है, बाकी पूरा न्यूज़पेपर जो है वो ऐसी ऐसी चीज़ों से ही भरा हुआ होता है। पतंजलि सजेस्ट ए सिंपल यत रिवोल्यूशनरी अप्रोच। अब इससे उल्टा जो है वो पतंजलि का जो एक जो वो रेकमेंड करते हैं वो चीज़ अलग चीज़ है, वो एक क्रांतिकारी उनका मार्ग है, सिंपल है तथा भी क्रांतिकारी एक मार्ग वो बताते हैं। दिस अप्रोच फर्स्टली डज नॉट वायोलेट हिज इंडिविजुअलिटी और ऑटोनॉमी by external manipulation such as fear of heaven and hell, karma and dharma, or their modern vision in terms of dangerous intervention in the name of welfare and therapy. The stigma of
pathological labels invented by psychiatrists, and worse still, the physical manipulation through electroshock, lobotomy, and a host of intervening methods. See Mind Control by Peter Thiel. एक लंबा पैराग्राफ है। तो क्या कहना चाहते हैं कि पतंजलि का मार्ग तो जो है वो एक सीधा साधा एक मार्ग है, इसका एक अभिगम है। पर पहले तो व्यक्ति की स्वायत्तता का जो है, जो एनाटॉमी है, ऑटोनॉमी है, उसकी इंडिविजुअलिटी है, मतलब स्वायत्तता जो है उसका उल्लंघन नहीं करता। पतंजलि का मार्ग जो है वो व्यक्ति की स्वायत्तता जो है उसका उल्लंघन नहीं करता है, वो हमें अपने ढंग से करने देता है। सामान्यतः व्यक्ति की स्वायत्तता का उल्लंघन कुछ जो मैनिपुलेशन होता है, चालाकी होती है उससे, या धोखाबाजी होती है, इससे ये चीज़ें होती हैं, जिसमें क्या करते हैं कि हमारे धर्मगुरु वगैरह हमें, या धर्म हमें लालच देता है, स्वर्ग की लालच देता है, या फिर नरक का डर बताया जाता है। अच्छा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरा करोगे तो नरक में जाओगे, या फिर कर्म और धर्म की बातें इसके अंदर, ये सारी मैनिपुलेशन है। ये स्वर्ग नरक की बात है वो भी एक मैनिपुलेशन है, कर्म और धर्म की बातें हैं ये भी एक मैनिपुलेशन है। या फिर सुखाकारी और तंदुरुस्ती के नाम पर कुछ भयजनक हस्तक्षेप किया जाता है। मॉडर्न साइंस भी बहुत कुछ करता है सुखाकारी या तंदुरुस्ती के, वेलफेयर के नाम के ऊपर, हेल्थ के नाम के ऊपर, और ये जो एक भयजनक हस्तक्षेप वो करते हैं इसके अंदर। और साइकियाट्रिस्ट द्वारा फिर ये शॉक ट्रीटमेंट वगैरह दी जाती है, या फिर एक लोबोटोमी, मतलब कि ब्रेन की सर्जरी, खास करके सिजोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं उसकी एक ये ब्रेन की सर्जरी की जाती है, उसको लोबोटोमी कहते हैं। तो सिजोफ्रेनिया जैसे रोगों के अंदर, तो इस प्रकार की जो सब अलग अलग पद्धतियाँ हेल्थ और वेलफेयर के नाम पर ये सब कुछ चालाकी है, वो सही माने में कुछ भी ये नहीं है। इस तरह वो शारीरिक स्तर के ऊपर सब हस्तक्षेप करने वाली पद्धतियाँ डेवलप हो जाती हैं। पर पतंजलि की जो पद्धति है उसमें एक ही एक चीज़ है कि उसमें हमारी स्वायत्तता जो है उसका उल्लंघन इस तरह नहीं होता है। सेकंडली, दिस अप्रोच हेल्प्स वेयर help is most needed to emerge out of lifelong conditioning which he otherwise finds difficult to unlearn, since these patterns are registered deep in his unconscious as millions of memories outside the threshold of awareness, and as emotional debris stuck deep at the ऑर्गेनिज्मिक लेवल। तो दूसरी बात ये है कि ये जो पतंजलि का जो ये अप्रोच है उसके अंदर क्या है कि जब उसको मदद की ज़रूरत है तभी मदद दी जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई व्यक्ति को चलो मदद के नाम पर पहुंच जाते हैं और फिर कई बार तो उससे भी कुछ काम लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं, धर्म के अंदर देखते हैं, अध्यात्म के नाम पर आश्रमों के अंदर भी देखते हैं। कोई आश्रम में रहने जाता है तो वो शांति से ध्यान करने को उसको भी जोड़ देते हैं कि नहीं भाई तुमको तो यहाँ सेवा करना पड़ेगा, ऐसे वैसे बिठाए खाना पीना यहाँ नहीं मिलेगा। तो इस तरह का जो एक अप्रोच हर जगह पर देखा जाता है, ऐसा पतंजलि की इसमें ये नहीं है। जब उसको मदद की ज़रूरत है तब उसको मदद दी जाएगी। और जो लाइफ लॉन्ग कंडीशनिंग हमारे अंदर जो बन जाती है, ये कंडीशनिंग मतलब क्या कि एक माइंड फिक्स हो जाता है कुछ चीज़ों को लेकर, नहीं यही सही है, तो उसको कंडीशनिंग कहते हैं। कि एक प्रकार की अंदर की एक स्थिति बन जाती है माइंड की या ब्रेन की, वो
जो वो मानता है व्यक्ति, बस वही उसको पकड़ के रखता है, उसको कंडीशनिंग कहते हैं। तो वो बहुत लंबे समय की इस तरह की जो कंडीशनिंग है, वो इसके कारण जो है वो हम जो अनलर्न की प्रोसेस है वो नहीं कर पाते हैं। जब भी हमें कुछ नया सीखना है तो पहले तो अनलर्न करना पड़ेगा ना, जो सीखा है उसको भूलना पड़ेगा। अब हम कोई सिस्टम के अंदर जाते हैं, कोई नया सीखते हैं, तो उससे पहले तो हमने बहुत समय तक कुछ और किया है, कुछ भजन कीर्तन किया है, कुछ जप किया है, तप किया है, कोई और गुरु को सुना है, और चीज़ें पढ़ी हैं, और इन सारी चीज़ों से हमने अपने मन को कंडीशन बना दिया है। अब वही चीज़ जाके हम फिर नई पद्धति के अंदर जब जुड़ते हैं तो ये सारी चीज़ें एक ऑब्स्टिकल के रूप में हमारे अंदर आती रहती है, और वो हमें अनलर्न करने नहीं देती है। वो चीज़ों को हम भूल नहीं सकते, और इसके वो नहीं होती है तो फिर नया लर्निंग भी हो नहीं पाता है। और इसका कारण ये है कि इसकी जो पैटर्न है वो हमारे अंदर डीप अनकॉन्शियस के अंदर उतरी हुई है, और एकदम अंदर जमी हुई है ये सारी चीज़ें, और वो मेमोरीज के रूप में, एक स्मृति के रूप में, वहाँ लाखों प्रकार की मेमोरी पड़ी है। तो इस प्रकार का जो हमने जीवन जिया है उसके कारण लाखों प्रकार की मेमोरीज जो है वो बनी है, और वो हमारे अनकॉन्शियस के अंदर सब पड़ी हुई है। और ये सारी चीज़ें हमारे अवेयरनेस के दायरे से बाहर है। हमारा अवेयरनेस इतनी है भी नहीं कि हम देख सके कि हमारे अंदर ये सारा इतना सारा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, इतनी सारी गलत चीज़ें हमारे अंदर पड़ी हुई है। और दूसरा जो है वो इमोशनल डेब्रिस है, मतलब कि जो हमारे जो भाव होते हैं, जब हम नेगेटिविटी को जब हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है तो उसके कारण जो एक सूक्ष्म कचरा जन्मता है उसको इमोशनल डेब्रिस कहते हैं। और वो भी हमारे अंदर हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर डीप लेवल के अंदर ये सब डूबा हुआ पड़ा हुआ होता है। द क्वेश्चन दैट वुड अराइज एट दिस स्टेज इज what role can the simply technique of 3SRB play in the transformation of man where everything else has failed? पतंजलि answered as follows। तो यहाँ महत्व का सवाल ये अभी आता है कि इतने सारा हमने देखा कि भाई इतनी सारी गड़बड़ी हमारे अंदर है, और अलग अलग पद्धतियाँ, मार्ग, अलग अलग फिलॉसफी, धर्म, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कुछ नहीं कर सकती है। तो फिर 3SRB क्या करेगा? जब इतना सारा हम इतनी सारी अलग अलग चीज़ों को आजमा चुके हैं और उसका भी हमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो 3SRB से हमें कौन सा ऐसा अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा और हम व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा? तो उसका जवाब पतंजलि देते हैं। ये जवाब बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3SRB के बारे में भी हम कुछ एक मान्यता या कुछ ये बना लेते हैं कि भाई 3SRB करने से ऐसा हो ही जाएगा। तो यहाँ इसका जवाब ध्यान से सुनिए। It can play no role at all if the individual is unwilling to consciously emerge out of these influences, if he is not prepared to throw out from his conscious mind at least the impact of social programming, if he does not perceive the necessity of freedom from yesterday's dogmas or the more sophisticated intervened techniques of today's mind controllers, psychiatrists, brain surgeons and social workers। अब 3SRB हमें कब मदद करेगी और कब मदद नहीं करेगी? तो पहली बात तो ये है कि 3SRB करने के लिए हमारी विलिंगनेस कितनी है। तो एक विलिंगनेस हमारे अंदर बहुत होनी ज़रूरी है कि हम हमारी मर्जी से करते हैं, हमारा अपना निर्णय है, हमने किसी के कहने से या किसी का कोई कराते हैं इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारा एक पहला तो ये निश्चय होना चाहिए कि 3SRB मुझे करना है।
और मेरे ये करने से मुझे अच्छा ही होगा, इस तरह का एक अंदर एक क्लियर कट आइडिया होना जरूरी है। तो अगर ये नहीं है, अनविलिंग टू कॉन्शियसली इमर्ज आउट ऑफ दिस इन्फ्लुएंसेस, तो अगर अलग अलग जो इन्फ्लुएंसेस है उससे हमें अगर मुझे मुक्त नहीं होना है और फिर मैं 3SR भी करता जाऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तो ये है कि मेरे अंदर जो ये चीज़ें पड़ी है उससे मुझे मुक्त होना है। देखो, व्यक्ति के अंदर बदलाव तो तब आता है कि वो खुद तय करता है, वो खुद चाहता है कि नहीं, अभी ये चीज़ से मुझे मुक्त होना है। बहुत सारी डिसीजेज, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे, और खास करके साइकियाट्री में इस तरह के होते हैं कि पेशेंट उसमें से मुक्त होना ही नहीं चाहता, इसलिए न कोई दवा अच्छी तरह काम करती है, न कोई योग की क्रिया अच्छी तरह उसके अंदर रिजल्ट देती है। पहले तो उसके अंदर एक ये होना चाहिए कि नहीं भाई, बहुत हो गया, अभी मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मुझे इससे मुक्त होना है। कई डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, उन लोगों के अंदर भी यही चीज़ होती है, वो डिप्रेशन को भी पकड़ के रखते हैं, डिप्रेशन को भी छोड़ते नहीं हैं। तो फिर किस तरह फिर इससे हम मुक्त पाते हैं? तो पहले तो हमारे अंदर एक ऐसी विलिंगनेस आनी चाहिए कि भाई मुझे इससे निकलना है। फिर दूसरी बात है कि इफ ही इज नॉट प्रिपेयर्ड टू थ्रो आउट फ्रॉम हिज कॉन्शियस माइंड एटलीस्ट द इम्पैक्ट ऑफ सोशल प्रोग्रामिंग। अब व्यक्ति के अंदर जो सोशल प्रोग्रामिंग हो गया है सोशल प्रोग्रामिंग मतलब कि हम सोशल प्रोग्रामिंग में बहुत कुछ है, जैसे हम त्योहार को सब ये करते हैं, फिर बहुत सारे नियम, शादी विवाह के हमारे अंदर सब नियम वगैरह बने हुए हैं, उस प्रकार की प्रथा वगैरह चल रही है। तो सोशल मृत्यु से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, मृत्यु होती है तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके पीछे सबको खिलाना पिलाना है, बहुत सारे नियम हम हर चीज़ के बना लेते हैं। शादी ब्याह के तो उसके अलग अलग नियम, मर जाता है व्यक्ति उसके अलग अलग नियम, त्योहारों के अलग अलग नियम, ये हमारा एक सोशल प्रोग्रामिंग हो जाता है उसके कारण। तो ये सोशल प्रोग्रामिंग जो है उसको, जो हमारा कॉन्शियस माइंड के ऊपर उसकी जो असर है उसको हमें थ्रो आउट करना पड़ेगा। उसको हम बाहर फेंकते नहीं है और खाली बैठ के आँख बंद करके 3 स्टेप करते जाएंगे तो 3 स्टेप हमें इतना मदद नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये एक स्वास्थ्य की प्रक्रिया है तो कुछ ना कुछ असर तो करता ही है। पर जिस तरह वो हमारे ऊपर काम करना चाहिए वो 3SR भी नहीं कर सकता। तो ये सोशल प्रोग्रामिंग का इम्पैक्ट है, उससे हमें मुक्त होना, उसको छोड़ देना जरूरी है, और फिर स्टेप करते हैं तो फायदा होता है। तीसरी बात, इफ ही डज नॉट परसीव द नेसेसिटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम यस्टरडेज डॉगमास। अब जो भूतकाल के जो सब मान्यताएं हैं उसकी कोई आज ज़रूरत ही नहीं है, वो उसको जानना चाहिए, मानना चाहिए। वो अभी हम ये भी नहीं हम छोड़ सकते हैं। हमें जो पुरानी जो मान्यता है, डॉगमास है, रीति रिवाज है, ये सारी चीज़ों को हम पकड़ के रखते हैं और इससे हम मुक्त नहीं होना चाहते हैं। तो फिर 3SR भी हमें फिर ज़्यादा मदद शायद न कर पाए। और द मोर सोफिस्टिकेटेड इंटरवीन टेक्निक ऑफ टुडेज माइंड कंट्रोलर्स। तो फिर जो बात आती है वो साइकियाट्री वगैरह जो एक हमारी कुछ साइकियाट्री इसमें वगैरह के अंदर, ब्रेन सर्जन के अंदर कुछ ऐसी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक आ गई है, वो एक जटिल प्रकार की टेक्निक ये है। और वो एंड सोशल वर्कर, और जो सोशल वर्कर्स हैं उन लोगों के अंदर इस तरह की ये चीज़ें होती है, वो उससे भी हमें मुक्त होना है, इस चीज़ों से भी हमें मुक्त होना है कि ये सोफिस्टिकेटेड जो टेक्निक जो इन लोगों ने डेवलप की है, साइकियाट्रिस्ट या ब्रेन सर्जन वगैरह ने, वो भी हमें छोड़ देना है। इन सारी चीज़ों को हम छोड़ेंगे और फिर 3 स्टेप करेंगे तो ही फिर हमें उसका सही माने में फ़ायदा मिलेगा।
not only must he realize consciously that he has been reduced to a computerized organism, but must have a genuine desire to follow into a self-propelled. अब उसको ये भी पता नहीं है कि वो भाई इतना वो एक नीचे आ गया है कि एक कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म बन गया है। अभी व्यक्ति के अंदर कोई न कोई भावनात्मक तत्व बचा है, न कोई दूसरा तत्व बचा है, कोई संवेदना बची है। वो ऐसा हो गया है कि वो नीचे उतरते उतरते एक इस तरह का कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म बन गया है और वो सेल्फ प्रोपेल के रूप में वो स्वयं चालित जो चीज़ होती है ना, इस तरह वो फिर जीता जाता है। सेल्फ प्रोपेल बीइंग, वो सेल्फ प्रोपेल बीइंग बन गया है अभी। फॉर्चुनेटली देयर आर टुडे a growing number of people who are willing to do so। तो अच्छी बात ये भी है कि बहुत सारे लोग अभी 3SR बुक को पॉजिटिवली ले रहे हैं और उसको इस तरह सही माने में करना चाहते हैं। ये एक अच्छी बात है। देयर मेजर प्रॉब्लम इज whereas they see all this with intellectual clarity, they are unable to effectively deal with the millions of influences deeply hidden into the unconscious, and therefore are unable to translate intellectual appreciation into first hand experience। अब उनको एक जो लोग करना चाहते हैं वो तो अच्छी बात है, पर एक प्रॉब्लम क्या है कि ये एक इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी उसके अंदर, वो इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी के साथ में वो ये लोग ये नहीं करते हैं। अभी भी इंटेलेक्चुअल जो क्लैरिटी उसके अंदर होनी चाहिए वो इफेक्टिवली उसको इस तरह जो करना चाहिए वो इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी के साथ वो नहीं करते हैं। और दूसरी जो इसके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के अंदर जो कुछ अलग प्रकार की जो इन्फ्लुएंसेस पड़ी है, हिडन अंदर छुपी हुई पड़ी है, वो उसको वो समझ नहीं सकता है, उसको बौद्धिक रूप में उसको समझ नहीं सकता है और उसका इसी कारण उसको जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ये 3SRB का होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक अंदर हमारे अंदर एक क्लैरिटी हो जानी चाहिए और हमारे अंदर कुछ अनकॉन्शियस के अंदर कुछ चीज़ें जो दबी हुई है वो भी निकलनी चाहिए, वो भी स्पष्ट हो जानी चाहिए। नहीं तो उसका भी दबाव ऐसा आता है कि जो हमारा 3 स्टेप है, क्योंकि ये सारी चीज़ों की आफ्टर ऑल असर जो आती है वो डायफ्राम के ऊपर आती है और डायफ्राम अगर स्मूथली काम नहीं करता है तो 3 स्टेप भी हमारा अच्छी तरह नहीं हो पाएगा। द डिजीज स्पीड 120 per second with which memory associated impulses less man's conscious mind or the registration area, and the equally dizzy speed with which the 4 centers IESM react to them rule out the possibility of attention। अब क्या होता है कि हम जानते हैं कि भाई ये इम्पल्स की स्पीड तो बहुत फास्ट है, हमारे अंदर जो विचार बनते हैं, इम्पल्स आते हैं तो 1 सेकंड के 120 की स्पीड से अंदर आते हैं और वो हमारे रजिस्ट्रेशन एरिया कॉन्शियस माइंड के अंदर जाते हैं, वहाँ वो टकराते हैं और उसके कारण वहाँ जो रिएक्शन IESM केंद्रों के अंदर जो रिएक्शन उत्पन्न होते हैं वो भी वही स्पीड से उत्पन्न होते हैं, इतनी स्पीड से वो उत्पन्न होते हैं। और फिर ये सारी चीज़ों की इतनी स्पीड के कारण क्या होता है कि हमारा अटेंशन जो है वो पकवा अटेंशन या ऐसा अटेंशन की हम ऑब्जर्वेशन कर सके इतनी कोई संभावना ही नहीं बनती है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें स्पीड से चलती है। जैसे कि एक कोई फिल्म है वो नॉर्मल स्पीड से चलती है तो हम फिल्म को अच्छी तरह देख सकते हैं। अब मानो कि उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया तो फिल्म एकदम फास्ट
जल्दी जल्दी चलने लगेगी तो क्या होगा कि हम कुछ देख नहीं पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। तो इसी तरह हमारे अंदर भी जो है ये IESM केंद्रों के ऊपर इतनी स्पीड से ये सारी चीज़ें चल रही है कि हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं और इन चीज़ों को समझ भी नहीं सकते हैं। द स्पीड ऑफ थॉट फार एक्सीड्स द स्पीड ऑफ मैंस अटेंशन। तो जो व्यक्ति का अटेंशन की जो स्पीड है उससे तो कई गुना ज़्यादा ये विचारों की स्पीड है, इसीलिए व्यक्ति देख नहीं सकता है। बाय द टाइम ही ग्रास्प द मीनिंग ऑफ ए स्टेटमेंट, द माइंड हैज मूव्ड अवे, completed all arrangements for the daughter's wedding according to the dictates of the caste and creed, and written much before the speaker's sentence is over. अब यहाँ एग्जाम्पल दिया है एक अच्छा ये एक जोक जैसा कहा है कि भाई जैसे कि हम कोई लेक्चर में गए हैं और सुनते हैं कोई स्पीकर बोल रहा है, तो वो स्पीकर जो एक सेंटेंस बोलता है और अभी तो अधूरा सेंटेंस है, उसके अंदर तो हमारा माइंड कहाँ चला जाता है कि भाई लड़की की शादी है तो उसकी अरेंजमेंट क्या करनी है, किस तरह करनी है, वो समय के अंदर वो सोच भी लेता है। और जब वो स्पीकर वाक्य ख़त्म करता है उससे पहले तो माइंड आ भी जाएगा। मतलब ये इस तरह एक फ़नी एग्जांपल दिया है कि भाई इतनी स्पीड से अंदर काम चल रहा है कि जो शादी के लिए जो जात पात की तरह वो जाति के अपने नियम वगैरह होते हैं उसकी तरह किस तरह अरेंजमेंट करनी है वो भी उसी क्षण के अंदर वो व्यक्ति सोच लेता है और फिर वो सेंटेंस ख़त्म हुआ उससे पहले तो वो आ भी जाता है। तो इतनी स्पीड से अंदर सब चल रहा है और इसके कारण हमारा अटेंशन अंदर टिक नहीं पाता है। और इसीलिए 3 स्टेप जब हम करते हैं तो विचारों की स्पीड थोड़ी सी कम करते हैं। अभी हमने देखा ना कि भाई 7200 से सीधा 1200 के ऊपर आ जाएगा। तो अच्छा 3 स्टेप करेंगे तो इतना कम होगा तो फिर हमारा अटेंशन भी चालू हो जाएगा। उसके अलावा तावरिया जी ने प्रिज्म की एक्सरसाइज और कुछ एक्सरसाइजेस दिए हैं, वो सब हम करते हैं तो फिर हमारा अटेंशन भी एक मजबूत होता है और फिर हम विचारों को अच्छी तरह देख सकते हैं। हाँ, प्रणाम। मन को कैसे साफ करेंगे? जैसे कि सब कुछ आएंगे, पल्स आ रहे हैं, तो साफ कैसे करेंगे उसको? नहीं, ये साफ करने के लिए तो देखो रिफाइनिंग का अर्थ ही क्या है कि साफ करना, शुद्धिकरण की क्रिया। तो हम रिफाइनिंग करते हैं। हाँ बोलिए। नहीं, उसके अलावा 3 स्टेप को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ना। 3 स्टेप हमारा सफिशिएंट नहीं हो रहा है, हम थोड़ा करते हैं फिर भी कई बार होता है क्या कि लोग म्यूज़िक बजाते रहते हैं पर म्यूज़िक की ओर भी अटेंशन जाता नहीं है। अटेंशन नहीं जाता है तो म्यूज़िक के साथ में जो 3 स्टेप होना चाहिए वो भी नहीं होता है, या फिर माइंड एकदम कुछ ऐसा चीज़ों के अंदर उलझ जाता है तो कुछ याद ही नहीं आता है। तो थोड़ा थोड़ा अटेंशन को 3 स्टेप का म्यूज़िक की ओर ले जाकर उसको बार बार करते रहना पड़ेगा। चाहे और कुछ हम करें वो ठीक है, दूसरा काम काज चालू है तो वो भी करते रहें, पर साथ में 3 स्टेप को बढ़ाना पड़ेगा। और रिफाइनिंग एक बार करते हैं दिन में तो उसके बदले 2 बार करना चाहिए, थोड़ा और अच्छी तरह करना चाहिए। ठीक है? अच्छा, हाँ। पहले हम 2 बार करते थे, आजकल 1 ही बार करते। नहीं, कम से कम दूसरी बार 1-1 मिनट तो कर लो। सुबह में 3 मिनट करो और शाम को 1 मिनट करो। और खाना जो है वो उसको जितना कम हो सके इतना और जितना जल्दी हो सके इतना। मतलब 7 बजे के बाद में जितना नहीं खाओगे इतना विचारों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। जो लेट हम खाते हैं तो एक हमें खाली सेटिस्फेक्शन मिलता है पर उससे कोई हमें अंदर कोई दूसरा फ़ायदा नहीं मिलता है और विचारों में गड़बड़ी चालू ही रहती है। तो खाना भी जितना जल्दी हो सके इतना और जितना कम हो सके इतना।
इस तरह सब पूरा एक डिसिप्लिन, एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो फिर धीरे धीरे करके विचारों के ऊपर, मन के ऊपर थोड़ा काबू आ सकता है। ठीक है। जी सर। और सर मुझे गुड इवनिंग सर, मुझे भी एक सवाल है सर, जो आपने स्टार्टिंग में बोला हाँ कि साधना के लिए मैंने भी इस बारे में सोचा था, क्योंकि मैंने ना थोड़े ही टाइम में मैंने इतना देखा कि थोड़ा सा करने के बाद भी इतने चेंजेस आए जो मेरे में बिल्कुल भी नहीं थे। वॉइस भी आ रहा है और ऑब्जर्व भी कर रही हूँ हर चीज को, कंट्रोल पावर बहुत बढ़ी, मतलब बहुत ही ऐसे लगा जैसे 3-4 months या 6 months से ऐसे लग रहा है जैसे 6 years का मेरे को मेरे अंदर वो चीज, मतलब 6 साल में भी मैं नहीं सोच सकती कि मैं चेंज हो सकती थी जो मेरे को रिफाइनिंग से मिला है। तो फिर ना एक ऐसे ना अंदर ना ऐसे लालच हो गई है कि नहीं, और भी अगर मरने से पहले ना और भी बेहतर होके मरना है, ऐसे ही नहीं मरना। तो इज दैट बैड? नहीं नहीं, ये बिल्कुल। सोचना हाँ कि हमारी जिंदगी हमारी भी तो है, तो हम लोग अपने आप को टाइम क्यों नहीं दे सकते, हमारे लिए क्यों नहीं कर सकते हम लोग कुछ? बिल्कुल कर सकते हैं, और वो करना भी चाहिए, वही तो हमारा ध्येय होना चाहिए। और जैसे जैसे हमें इसके अंदर से रिजल्ट मिलता है तो हमारा विश्वास बढ़ता है और हम डीप में जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक बदलाव एक बदलाव आना चाहिए, और बदलाव को अगर हम महसूस करते हैं तो इससे अच्छी बात तो क्या हो सकती है। तो वो उसके ऊपर ही करना है। मैंने जो शुरुआत में कहा उसका वो एक अलग एंगल से कहा था। जो लोग भागकर ये ऐसा मानते हैं कि ये सब हम भागकर कहीं बैठकर ये सब करेंगे तो एक चेंज आ जाएगा, तो वो चेंज जो है वो नहीं आता है, या जो दिखता है वो भी परमानेंट नहीं रहता है। तो हमें तो स्टेडीली ये सब घर में रहकर हमारी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए ये सब करना है। खाली आप ऐसा सोचते हैं कि भाई देखो इतना किया तो मुझे तो इतना फ़ायदा हुआ, तो मैं कहीं और चले जाऊं और एकांत में रह के करूँगा तो मुझे कितना फ़ायदा हो जाएगा। ये गणित नहीं चलता है इसके अंदर। इस तरह का कोई मैथमेटिक्स नहीं होता है कि मैंने यहाँ इतना कर लिया और आगे जाके इतना और हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स नहीं है। यहाँ सिंसियरली काम करते जाना है, और प्रकृति जो है वो बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने डालती रहेगी कि एक सेकंड में ऐसा भी लगेगा अरे जो इतना सारा प्रोग्रेस लगता था, इतनी सारी ये सब अच्छा था, ये क्या हो गया, कहाँ चला गया सब कुछ। ऐसा भी समय आएगा कि जैसे एकदम नीचे पड़ गए, कुछ नहीं हो रहा है, ये सब प्रोग्रेस हम करते थे तो कहाँ गया प्रोग्रेस। ऐसी चीज़ें बनती है लाइफ के अंदर। ये कोई सीधी लाइन के अंदर ये प्रोग्रेस नहीं होता है, ये ऊपर नीचे करके फिर आगे जाना पड़ता है। तो जो हो रहा है वो अच्छा है, उसे वो अच्छी बात है, पर उससे संतोष लेकर हमें बैठ नहीं जाना है ना। फिर ऐसा है कि भाई ये बस इस तरह ही होता जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत धीरज रखना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। यस सर, थैंक यू। ओके, ठीक है।